हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था और कुछ साइंटिस्ट आए थे, उनके कुछ अटेम्प्ट थे जिन्होंने हम लोगों को बताया किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। और बताया कि जो लाइट है वो एक वेव नेचर शो करती है। सो लास्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? मैक्सवेल, ठीक है, जिन्होंने अपनी थ्योरी से ये प्रूव किया कि जो लाइट है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो एक वेव की प्रॉपर्टी हैं, जिसमें हम लोगों ने डायफ्रैक्शन, है ना, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ठीक। सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे हम लोग। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैक्स, है ना, प्लैंक्स जो साइंटिस्ट थे उनका थ्योरी क्या था वो देखेंगे हम लोग। सो आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि वेव्स से शुरुआत करते हैं हम लोग कि वेव्स कौन सी चीज़ है। तो वेव्स बेसिकली हम लोग कहते हैं बेटा, इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। वेव्स जो होती हैं ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ट्रांसफर करने का एक जरिया है, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट। अब ये तो मेरे पास डेफिनेशन है, इसको ऐसे कहानी से समझो कि मान लो मेरे पास क्या है, एक ये जगह है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, ये पानी भरा हुआ है ना, और ये बहुत गहरा है, इसमें कोई कूद के बॉल नहीं निकाल सकता। तो मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे मेरे पास एक बॉल पड़ी हुई है, राइट, ये बॉल है। अब ये बॉल मुझे बाहर निकालनी है। ये कौन है बेटा? ये तुम हो, ठीक, तुम्हें बाहर निकालनी है बॉल। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है तुम्हारे पास ये, जिसको तुमने ए पॉइंट बोल दिया, और एक पॉइंट है ये जिसको तुमने बी पॉइंट बोल दिया, राइट। अब तुम क्या करोगे भैया? यहाँ से एक पत्थर उठाओगे और पत्थर को फेंकोगे। अब किस जगह पे फेंकोगे? तो ऑब्वियसली ये किनारे के पास में है, तो बी की साइड में तो फेंकोगे नहीं जिससे और अंदर जाए। तो कहाँ फेंकोगे आप लोग? ए पॉइंट पे पत्थर फेंकोगे। जैसे ही आपने ए पॉइंट पे पत्थर फेंका तो अब क्या हुआ? पानी के अंदर वेव्स जनरेट हुई। वो वेव्स ने क्या किया? इसको एनर्जी सप्लाई किया, है ना, धक्का मारा इस बॉल को, और ये बॉल क्या हुई? हमारी बाहर आ गई। समझे? सो हमने जो पत्थर फेंका उसके अंदर, उससे वेव जो जनरेट हुई, वो वेव्स ने इसको एनर्जी प्रोवाइड की इसको बाहर निकालने के लिए। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे यदि कोई डेफिनेशन बात करेगा किसकी? वेव्स की, तो हम लोग सिंपल डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? इट इज अ मोड ऑफ, इट इज अ मोड ऑफ किसका? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, from one point to another point, from one point to another point। क्लियर है सब लोगों को? तो यहाँ पे हमने बोला कि ये क्या है? जस्ट एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जिसको हमने क्या बोल दिया? वेव्स बोल दिया, राइट। अब जो ये वेव्स होती हैं, ये वेव्स बेसिकली दो तरीके की होती हैं, ठीक। कौन कौन सी? पहला जो वेव है मेरे पास, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसवर्स वेव, ठीक। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? तो इसमें हम लोग ये कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में मेरे पास वेव ट्रेवल कर रही है, जिस डायरेक्शन में मेरे पास वेव ट्रेवल कर रही है, और दूसरा मेरे पास क्या है? पार्टिकल। तो इससे एग्जांपल से आप कंपेयर करिए। मैंने क्या किया? पत्थर लिया, पत्थर को यहां पे फेंका ए पॉइंट पे। जैसे ही पत्थर को ए पॉइंट पे फेंका तो एक डायरेक्शन में तो वेव गई मेरे पास, लेकिन जो पत्थर था वो पत्थर वेव के साथ ट्रेवल नहीं कर रहा है, वेव के साथ ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो यदि पार्टिकल जो है मेरे पास, वो यदि परपेंडिकुलर है प्रोपोगेशन ऑफ वेव के, ऐसी वाली वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। सो क्या डेफिनेशन दे रहे हैं इसके अंदर? हम लोग कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ किसका? मूवमेंट ऑफ किसका? पार्टिकल। मूवमेंट ऑफ किसका? पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ किसका? प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव।
मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, मेरे पास पार्टिकल ट्रेवल करेगा। समझ में आ गया। इसमें यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, तो हम लोग इसमें बात कर सकते हैं स्ट्रिंग वेव की बात कर सकते हैं, स्ट्रिंग वेव है ना, वाटर वेव्स की बात कर सकते हैं, जो पानी से बनती हैं जो लहरें, उनको भी क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। और तीसरा जो हम इस चैप्टर में डील करना है उसका नाम है क्या, लाइट। तो जो लाइट है वो भी कैसी है मेरे पास, ट्रांसवर्स वेव का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है सब लोगों को। सो ये है ट्रांसवर्स वेव। दूसरे टाइप की वेव्स की यदि हम लोग बात करेंगे तो वो होती हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब बेटा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इनमें क्या बोलते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, जो मूवमेंट ऑफ किसका है, पार्टिकल का है, इज पैरेलल, is parallel to the is parallel to the direction of किसका, प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ किसका, वेव। समझ में आया। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में ही पार्टिकल का भी मूवमेंट होगा। मतलब पार्टिकल्स जो होंगे वो बेसिकली वेव के साथ क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। यदि यहाँ पे पत्थर भी ट्रेवल करने लग जाता किसके साथ, वेव के साथ, तो ये भी एग्जांपल होता किसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, जो कि नहीं है। क्लियर है। तो इसके एग्जांपल की बात करें कि कौन सा एग्जांपल होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल जो आता है बेटा वो हम लोग देते हैं किसका, साउंड का। कौन सा, साउंड वेव, साउंड वेव। तो भाई सिंपल सा फंडा है कि मान लो अभी तुम मेरे को सुन पा रहे हो, नीचे यहाँ पे माइक लगा हुआ है, मान लो इस कमरे में पूरे में वैक्यूम होता तो मेरी जो आवाज है, जो मेरे पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। यदि वो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं तो तुम लोग आवाज सुन नहीं पाते। समझ में आ रहा है। यदि वैक्यूम होता तो वैक्यूम में जो साउंड है मेरे पास वो ट्रेवल कर ही नहीं सकता। अरे क्लियर हुआ सब लोगों को। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास ट्रांसवर्स वेव, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। केमिस्ट्री में हम लोग बेसिक्स ही देखते हैं वेव्स का। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल के लिए आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा इस चीज को। ठीक, सो एक ट्रांसवर्स वेव हो गया और एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये हो गया हमारी टाइप्स ऑफ किसका, वेव्स का। अब हम लोग समझेंगे कि इससे रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो आप लोग इसको उतारिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव का आइडिया हो गया कि टाइप्स ऑफ वेव कौन कौन सी होती है ना, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स वेव। उनके एग्जांपल देख लिए हम लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टर्म्स के पास। तो मैंने बोला कि मान लो मेरे पास क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है और इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या हो रहा है बेटा, एक वेव ट्रेवल कर रही है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, डायरेक्शन ऑफ किसका, प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ किसका, वेव। ठीक, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अब बेटा जो इसमें ये वाले पॉइंट्स होते हैं, ये ऑलरेडी तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा है ना। ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं अपन लोग क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, क्रेस्ट। और ये जो पॉइंट है नीचे वाला इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, ट्रफ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली जो टर्म आती है बेटा जो हमें समझनी है वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड। कौन सी टर्म है, एम्पलीट्यूड। सर एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। अब मान लो मेरे पास क्या है, ये वेव जो बन रही है उसमें यहां पे एक पार्टिकल है। तो यदि ये वेव ऐसे बनी होगी तो क्या हुआ होगा, ये वाले पार्टिकल कहाँ गया होगा, यहां गया होगा। समझ में आ रहा है, ये वाला पार्टिकल कहाँ गया होगा, यहां गया होगा। अब ये वेव इस तरीके से यहां पे आई होगी तो ये वाला पार्टिकल कैसे आया होगा, ऐसे आया होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इस तरीके से। ठीक है, सो ये पार्टिकल ऊपर गया, ये पार्टिकल फिर नीचे आया, तो इसने मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट किया वो यहां तक किया। कहां तक, क्रेस्ट तक किया। कहां तक किया, क्रेस्ट तक किया। कहां से, मीन पोजीशन से। इसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन से क्रेस्ट तक का जो दूरी इसने तय किया, जो डिस्प्लेसमेंट इसने किया है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो क्या सर ये जो मीन पोजीशन से यहां तक गया है इसको भी एम्पलीट्यूड बोलेंगे, यस, इसको भी क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड।
सो बेसिकली एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और डिफाइन कैसे करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शोन बाय किसके द्वारा, शोन बाय अ पार्टिकल थ्रू इट्स या फिर फ्रॉम इट्स व्हाट, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट किया है उस पार्टिकल ने, वो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, अब इसी में ये बोला जाता है कि यदि आपको एनर्जी ऑफ वेव निकालना है तो बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, तो यदि एनर्जी ऑफ वेव निकालना होगा आपको तो इसके साथ रिलेशन आ गया किसका, एम्पलीट्यूड का, कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एनर्जी ऑफ क्या निकाल सकते हैं हम लोग, वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट है एम्पलीट्यूड। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं बेटा। सेकेंड पॉइंट है मेरे पास वेवलेंथ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज वेवलेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या होता है, लैम्डा की बात करें बेटा तो या तो टू कॉन्जिक्यूटिव कौन से पॉइंट आ जाए ट्रफ, ऐसे अपन लोग इसको नीचे लेके जाएंगे तो ऐसे जाएगा ना, तो या तो इन दोनों के बीच की दूरी बोल दो, मतलब ये वाला डिस्टेंस, या फिर ऊपर जो ये क्रस्ट दे रखे हैं इनके बीच की दूरी बोल दो। मतलब क्या डेफिनेशन देंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, या तो बोल दो बेटा क्रस्ट या बोल दो बेटा ट्रफ, बात एक ही है। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेवलेंथ बोलेंगे। अब बेटा जो इसकी यूनिट होती है वेवलेंथ की, या तो ये आप लोगों को किस में मिल जाएगी, मीटर में मिल सकती है, सेंटीमीटर में मिल सकती है, नैनोमीटर में मिल सकती है, एंगस्ट्रॉम में मिल सकती है, भाई ये किसी में भी मिल सकती है ना, इसका यूनिट आपको किसी में भी मिल सकता है। बट याद रहे कि इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो आपको देखने को मिलेगा वो नैनोमीटर देखने को मिलेगा, एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा, मीटर, मोस्टली ये आएंगे हमारे पास। और भी टर्म हो सकती हैं बट मैंने वही लिखी हैं जो ज्यादातर यूज में आती हैं। अब इसी के लिए एक चीज मैं और आपको बता देता हूं जो कि इस चैप्टर में काम आने वाला है, तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो याद करने वाला दोस्त हमारा यहाँ पे ये खड़ा हुआ है ना, ये आपको बताता है कि हमें याद रखना है। ठीक, हमें याद रखना है। सो है क्या, एक तरफ मैंने लिखा 1 फर्मी मीटर, एफएम मतलब फर्मी मीटर, एक तरफ लिखा मैंने 1 पिकोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर और 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इनके कन्वर्जन है बेसिकली, है ना। सो 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है, ये 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है, ये 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, ये 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है, और ये 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। ये हो गए हमारे कन्वर्जन। ठीक है, सो ये हमें याद होना चाहिए। और एक और याद होना चाहिए आपको कि कभी भी नैनोमीटर तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा, मतलब वेवलेंथ तुमको नैनोमीटर में दी जाएगी, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 10 के साथ। ये किस में आ जाएगा मेरे पास, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। इसका यूज बहुत होगा। ठीक, चलिए उतारिए फटाफट से और आगे की बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। चलो बच्चों बढ़े आगे। सो एम्पलीट्यूड डन, कन्वर्जन डन, एनर्जी ऑफ वेव पता लगा, एंड वेवलेंथ डन। तो हमने अभी दो चीजें कंप्लीट कर ली हैं, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। नेक्स्ट इज थर्ड, है ना, थर्ड इज वेव नंबर। बेटा वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार, है ना, किससे, न्यू बार से। और ये कहा जाता है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं अपन लोग, है ना।
तो ये बोलता है कि मैक्स या फिर नंबर ऑफ लिख देते हैं, नंबर ऑफ किसका, वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट व्हाट, लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, कितनी वेव्स हैं इस लेंथ में, कोई एक डिस्टेंस ले लिया, उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं, दैट इज व्हाट, वेव नंबर। और बेटा ऐसा बोला जाता है कि जो वेव नंबर होता है ये बराबर होता है किसके, 1/λ के। किसके होता है ये, 1/λ के। मतलब वेव नंबर होगा वो जस्ट इनवर्स होगा किसका, लैम्डा का। अब लैम्डा का यूनिट जो है वो मीटर में आ सकता है, नैनोमीटर में आ सकता है, एंगस्ट्रॉम में आ सकता है। तो इस वेव नंबर का यूनिट वही किस में चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो सकता है, नैनोमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। तो जस्ट इनवर्स ऑफ किसका है ये, वेवलेंथ का। ठीक। फोर्थ पॉइंट, fourth point is frequency. Fourth point is frequency and it is represented by nu। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, ये न्यू है और ये न्यू बार है। न्यू बार इज वेव नंबर एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या फिर वेव्स passes through a point per unit time। पर यूनिट टाइम क्या बोलेंगे उसको अपन लोग, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो इसका यूनिट जो होता है बेटा वो होता है हर्ट्ज, या फिर इसको एच जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर सेकेंड इनवर्स, है ना, टाइम इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 1/t होता है। कैसा होता है, 1/t। क्लियर है। अब यहां से हमें यह पता लगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है किसके, c/λ के। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। ठीक है। यदि लाइट की टर्म्स में ना बात करके हम किसी और की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे c की जगह पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। मतलब न्यू को ही अपन लोग क्या लिख सकते हैं, v/λ भी बोल सकते हैं। ये किसकी बात, किस टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लाइट। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लाइट, जहां पे c की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सब लोगों को। ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद अगला जो आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। यहीं से निकाल देंगे डायरेक्ट। मतलब v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ जो होगा, यही क्या होगा, वेलोसिटी होगा किसका, वेव का। समझ में आ गया बच्चा पार्टी। तो आप लोग इसको और उतारिए फटाफट से। वेव की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ते हैं अगली थ्योरी। फटाफट से उतारो, बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब बेसिकली हम लोगों ने मैक्सवेल की थ्योरी के बारे में देखा और हमें ये पता लग गया कि इस जो भी हमारी लाइट है, लाइट के अंदर कैसा नेचर है बेटा, वेव नेचर होता है। अब हम लोग वो समझते हैं कि मैक्सवेल ने कौन कौन सी चीजें एक्सप्लेन नहीं की, है ना, वो पॉइंट्स देखते हैं। फिर उन चीजों को एक्सप्लेन कौन कर रहा है वो देखेंगे हम लोग। ठीक। तो सबसे पहले ये आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो बेटा, है ना, नीचे पॉइंट वाइज लिख सकते हो। सो मेरा पहला पॉइंट आता है कि मैक्सवेल कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट, किसके बारे में नहीं बता पाया,
पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट है बेटा आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इनके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सेकेंड पॉइंट है आपका बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। तीसरा पॉइंट जो है आपका वो है आपका बेटा कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। चौथा पॉइंट जो है आपका बेटा वेरिएशन ऑफ किसका? हीट कैपेसिटी, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ किसका? सॉलिड विद किसके साथ? विद टेम्परेचर, विद किसके साथ? टेम्परेचर। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैक्सवेल ने कुछ नहीं बताया है ना, बता ही नहीं पाए। क्योंकि क्यों नहीं बता पाए इसके पीछे का भी रीजन है। तो बेटा ये वो चीज है जो कि हमको साबित करेंगी, जो कि दुनिया को बताएंगी कि इनके अंदर कैसा नेचर है। बेटा जल्दी बोलो फटाफट से, पार्टिकल नेचर। कैसा नेचर? जल्दी बोलो, पार्टिकल नेचर। तो मैक्सवेल ने तो सिर्फ क्या बताया था कि लाइट जो है वो किस नेचर की है? वेव नेचर की है। समझ में आया? बट हमें आज के टाइम पे क्या पता है कि जो लाइट है वो डुअल नेचर दिखाती है, मतलब पार्टिकल भी दिखाती है एज वेल एज वेव नेचर भी दिखाती है। तो वो पार्टिकल नेचर का जन्म कहां से हुआ? कैसे पता लगा लोगों को कि जो जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है? तो आज की क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अगली आगे की क्लासेस में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वगैरह भी देखने वाले हैं, ठीक है। फटाक से इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं, चलो। चलिए बच्चों, सो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज व्हाट? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब बेटा ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। सो केमिस्ट्री में जितना इनका यूज होता है, उम्मीद है मैं आपको उतना समझा पाऊंगा, ठीक है। बाकी हम लोग जो ज्यादातर पढ़ते हैं इन सब चीजों के बारे में, वो कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, राइट। सो यहाँ पे लेट्स सी क्या समझ में आता है हम लोगों को इससे, ब्लैक बॉडी से। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो हैं ये बेसिकली डिपेंड करते हैं बेटा, जब हम लोग किसी बॉडी को हीट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके अंदर, ये उस बात पर डिपेंड करते हैं। सो इसको हम लोग स्टार्ट ना करके पहले कुछ बेसिक चीजों से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो मेरे पास क्या है? एक बॉडी है, ये कोई एक मेरे पास एक बॉडी है, और इस बॉडी को मैंने क्या किया? एक व्हाइट लाइट इसको पास कराई। ये क्या है मेरे पास? व्हाइट लाइट है। अब व्हाइट लाइट में तो तुमको पता ही है भैया कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के लाइट्स होती हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ की लाइट है। उसको क्या किया? इस ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब किया। क्या किया इसने? ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब, सॉरी इसने बॉडी ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। अब ये बॉडी के अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, तीन विशेषताएं होती हैं बेसिकली। अब वो कौन कौन सी हैं ध्यान देना सब लोग। ये इस एब्जॉर्ब लाइट को या तो रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करता है जल्दी बोलो फटाफट से? रिफ्लेक्ट करता है। या फिर ट्रांसमिट करता है। क्या करता है जल्दी बोलो फटाफट से? या तो रिफ्लेक्ट करता है या फिर ट्रांसमिट करता है, या फिर बेटा ये एब्जॉर्ब करता है। क्या करेगा जल्दी बोलो फटाफट से? एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? तो यहां पे जब व्हाइट लाइट पास की, किसी एक बॉडी ने एब्जॉर्ब किया वो, तो ये क्या कर सकता है बेटा? ये उस लाइट को या तो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा रेडिएशंस, या फिर एब्जॉर्ब करेगा। डन यहां तक? अब हमें यह समझना है कि इसके अंदर मान लो यदि मेरे पास क्या है? ये ब्लैक बॉडी है ना, ब्लैक बॉडी है। सो ब्लैक बॉडी जो होती है, ये ब्लैक बॉडी जो होती है, इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने व्हाइट लाइट दिया, ठीक। तो बेटा इसकी एक खासियत है कि ये रिफ्लेक्ट तो नहीं करती है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो ये क्या करती है? ये ट्रांसमिट करती है। ये रेडिएशंस को क्या करेगी? ट्रांसमिट करेगी रेडिएशंस को। क्लियर है?
सो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, अभी व्हाइट लाइट ना देके मैंने इसको क्या कर दिया है, मैंने इसको हीट किया है ना, मैंने इसको क्या किया, मैं इसको हीट कर रहा हूँ। अब जैसे ही इसको हीट करूंगा तो यहां से मेरे को क्या दिख रहा है, रेडिएशंस निकल रहे हैं, और उन रेडिएशंस के अपनी अलग अलग लैम्डा की वैल्यू है। और ये सिर्फ 5 ही रेडिएशंस नहीं निकले, 5 ही वेवलेंथ नहीं निकली यहां से, यहां पे कितनी होगी, 0 से लेके इन्फानाइट तक। अब 0 नहीं होगी क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेडिएशन मेरे पास निकलेंगे ही, बात समझ में आ रहा है। बट ये नहीं कह सकते कि नंबर में बता दें, फिक्स नंबर में कितने रेडिएशंस निकलेंगे, कितने भी रेडिएशंस निकल रहे होंगे, बट सबकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है। अब क्या हुआ कि इन्होंने एक ग्राफ ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक ग्राफ ऑब्जर्व किया, और इनको जो ग्राफ आ रहा था किसके लिए, इंटेंसिटी वर्सेस, यहां पे आ गया मेरे पास वेवलेंथ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। अब क्या हुआ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जब ग्राफ देखा तो बेटा इनका ग्राफ आया कुछ ऐसा, कैसा, इस तरीके से, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे लैम्डा की वैल्यू कैसी है मेरे पास, मैक्सिमम। मतलब यहां से हमें ये पता लग रहा है कि इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं जिनकी वेवलेंथ कैसी है, बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया। अब ये जो ग्राफ आ रहा है ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, हमारा एक्चुअल ग्राफ है। यदि हम लोगों ने लाइट को वेव नेचर जैसा देखा तो उसके लिए जो ग्राफ आता है बेटा, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। मतलब यहां से ये पता लग रहा है कि जब वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो पहले का नेचर जो कि वेव नेचर है, दूसरे का नेचर जो कि अब हम लोग इसको ऑब्जर्व करके बना रहे हैं, इन दोनों का नेचर लगभग लगभग कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। बट कब हो रहा है, एट मैक्सिमम वेवलेंथ पे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस जगह पे। यहां पे हमने देखा कि एक्चुअल ग्राफ ये आ रहा है और थ्योरेटिकल ग्राफ ये आ रहा है, राइट। थ्योरेटिकल ग्राफ ये है, एक्चुअल ग्राफ ये है। सो थ्योरेटिकल ग्राफ और एक्चुअल ग्राफ को जब कंपेयर किया गया तो हमें यह पता लगा कि जब वेवलेंथ बहुत कम थी तो उस समय हमको ये ऑब्जर्व हुआ कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कैसी, थ्योरेटिकल वाले की और इंटेंसिटी किसके, एक्चुअल वाले में जमीन आसमान का अंतर था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। तो यही अंतर जानने के लिए क्या किया, इसको कैसे एज्यूम किया, ध्यान दो, इसको एज्यूम कर लिया बेटा कि यहां पे जो मेरे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एमिट्स हो रहे हैं, जो लाइट मेरे पास निकल रही है, यहां से ये बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर वेव नेचर नहीं है। यदि वेव नेचर जैसा होता तो उसका जो इंटेंसिटी वाला ग्राफ लैम्डा के साथ होता वो इस तरीके से बनता, लेकिन इसका ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे दिक्कत भी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे लैम्डा इसका बहुत कम है, इसका भी लैम्डा बहुत कम है, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी का देखा गया तो जमीन आसमान का अंतर था, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यहाँ पे, ठीक। सो उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो रीजन है इसके पीछे जो कि हमें यहां से पता नहीं लग रहा है, राइट। इन्होंने और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, देखा, तो इन्होंने बोला कि इसको एज्यूम किया कि यहां पे जो मेरे पास लाइट है वो लाइट कैसा नेचर है मेरे पास, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है, उसके अंदर कैसा है, पार्टिकल नेचर भी है। और जो रेडिएशन ये मेरे पास निकल रहे हैं यहाँ पे, इनको नाम दिया बेटा क्या, उन्होंने क्वांटा नाम दिया। क्या नाम दिया, जल्दी बोलो फटाफट से, क्वांटा, क्वांटा नाम दिया इनको। और इन टर्म्स ऑफ किसके, लाइट, इन्हीं क्वांटा को उन्होंने क्या बोल दिया, फोटोन्स। क्या बोल दिया इन्होंने, फोटोन्स। अब क्या बोला इन्होंने फोटोन्स के बारे में, तो उन्होंने बोला कि जो फोटोन्स हैं बेसिकली ये क्या है मेरे पास, स्मॉल एनर्जी ऑफ किसके हैं, पैकेट्स। स्मॉल एनर्जी ऑफ किसके हैं बेटा, पैकेट्स। तो बेसिकली जो लाइट है वो लाइट बनी हुई है हमारी छोटे छोटे फोटोन्स से मिलकर,
किससे बनी हुई, जल्दी बोलो फटाफट से, छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी हुई है। तो अब इनके हिसाब से डिस्क्रीट क्वांटिटी बताया गया, क्या बोला गया कि जो मेरे पास लाइट है वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में होती है। जैसे मैक्सवेल ने बोला कि ये वेव कुछ इस तरीके से मेरे पास जा रही है, जो कि किस नेचर की है, कंटिन्यूअस नेचर की है, राइट। लेकिन इनके मुताबिक ये बोला गया कि जो वेव है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मिल रही है ये किससे मिलके बन रही है, छोटे छोटे पैकेट से मिलके बन रही है, जो कि मेरे पास क्या बोले जा रहा है उनको, उनको बोला जा रहा है फोटोन। क्या बोला जा रहा है उनको, फोटोन। तो जब उन्होंने पार्टिकल नेचर को क्या किया, एज्यूम कर लिया और मान लिया, तो भाई साहब ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ की इंफॉर्मेशन जो थी वो सेटिस्फाइड कर रही थी। पार्टिकल नेचर जब मान लिया तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने क्या देखा कि इस ग्राफ की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेटिस्फाइड कर रही थी, ठीक है। सो ये डिस्क्रीट क्वांटिटी में जो मैंने ऐसे बनाए क्या है, सारे के सारे फोटोन्स हैं। तो उन्होंने बोला कि जो लाइट है बेसिकली वो किससे मिलके बन रही है, फोटोन से मिलके बन रही है, ठीक है। फोटोन होंगे, बहुत सारे फोटोन्स होंगे, उससे मिलके क्या बना है, बेसिकली लाइट बनी है। सॉरी, लाइट नहीं बनी है, वेव बनी है, राइट। ये सो अब उन्होंने बोला कि इसका वेरिएशन देखा किस पे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। क्योंकि आपको ये पता है कि जो रिफ्लेक्ट है बेसिकली, ये रिफ्लेक्ट ही जिम्मेदार होता है किसके लिए बेटा, कलर के लिए ना। किसके लिए जिम्मेदार होता है, कलर के लिए। जैसे आपको मान लो ये सब अभी बोर्ड पे जो लिखा हुआ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि व्हाइट लाइट आ रही है, इस बोर्ड पे पड़ रही है, और इसमें से जो ब्लैक कलर है उसकी वेवलेंथ ही क्यों दिख रही है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मेरे पास कैसे हैं, ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही कलर की वेवलेंथ हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, ठीक। सो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ जब वेरिएशन देखा तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कुछ इस तरीके से आया इनका। और वेरिएशन कैसा था, यहाँ पे क्या है, अगेन इंटेंसिटी है, यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी है, और इस जगह पे जो है वो क्या है, लैम्डा है। तो दो टेम्परेचर पे, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ देखा तो मान लो एक तो ग्राफ ये आया, इसका टेम्परेचर मैंने T1 बोल दिया है, और एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बना जिसका टेम्परेचर मैंने T2 बोल दिया। कंडीशन क्या थी कि T1 इज ग्रेटर देन कैसा, T2। अब T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पे क्या है, ये लैम्डा 1 बोल दिया मैंने, और ये क्या बोल दिया मैंने, लैम्डा 2 बोल दिया। जब टेम्परेचर मेरे पास ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे ज्यादा हैं जिनकी वेवलेंथ कैसी है, कम है। क्योंकि वेवलेंथ हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जब मेरे पास टेम्परेचर ज्यादा है तो ऐसे वाले पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं जिनकी वेवलेंथ कैसी है, कम है। और जब टेम्परेचर कम किया तो इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से कंपेयर कर रहा हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए, बेसिकली इसके कम हुए जिनकी वेवलेंथ कैसी है, ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है। सो यहां से इंटेंसिटी में है ना, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका वेवलेंथ कैसा होता है, कम होता है। क्लियर है सब लोगों को यहां तक, ठीक है। सो ये कहानी थी हमारे पास किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। तो ये ब्लैक बॉडी जो है ये आपको याद रखना है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ये जस्ट क्या करती है बेटा, ये सिर्फ ट्रांसमिट करेगी। ये सिर्फ क्या करेगी, रेडिएशंस को ट्रांसमिट करती है। क्लियर है। ये वाला ग्राफ थ्योरेटिकल ग्राफ था जो कि वेव नेचर मान के आ रहा है, और ये वाला कैसा आ रहा है मेरे पास, ये एक्चुअल ग्राफ उनको मिल रहा था, तभी उनको कुछ चमका कि जो मेरे पास लाइट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर नहीं है। क्योंकि यदि सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर होता तो वो ग्राफ ऐसा बनता, ना कि ऐसा। क्लियर है। और उन्होंने बोल दिया कि ये कैसा है, डिस्क्रीट क्वांटिटी में होगा, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे जिनको नाम दे दिया, लाइट की टर्म्स में क्या बोल दिया उनको, फोटोन्स बोल दिया। क्लियर है सब लोगों को, बढ़े आगे, चलो लिखिए फटाफट से इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब बेटा कुछ थोड़ी बहुत ना कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, किसकी, फोटोन्स की। जैसे पहला पॉइंट बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, फोटोन, ठीक। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन में पहला पॉइंट आता है मेरा
कि मान लो तुमसे बोला गया कि एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, है ना। सो हमने बोला कि एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी को बेटा क्या बोला गया यहाँ पे, प्लैंक्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्लियर है। अब ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच क्या आ गया मेरे पास, एच आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको नाम दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम दिया गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक। अब ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है बेटा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और हमें यह पता है कि न्यू जो होता है वो C अपॉन लेमडा के बराबर होता है। देयरफॉर E जो होगा ये बराबर आ जाएगा किसके, HC बाय लेमडा। सो बेसिकली ये हो गया मेरे पास क्या, एनर्जी किसका, एक फोटोन का, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो एक फोटोन का एनर्जी इतना है, तो यदि n फोटोन होंगे तो एनर्जी कितना आएगा, तो E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, NHC अपॉन लैम्डा। तो ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर n फोटोन्स। किसके लिए हो जाएगा ये, फॉर n फोटोन्स। क्लियर है सब लोगों को। ये हो गया हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन का फर्स्ट पॉइंट। ठीक। चलो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा इधर लिखूंगा तो जिससे उस तरफ लिख पाऊं, तो आप फटाफट से इसको लिखो, आगे बढ़ता हूं। चलो बढ़े आगे। सेकेंड है बेटा एमिशन ऑफ किसका, लाइट इज इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, फोटोन। इज इन टर्म्स ऑफ क्या, फोटोन। जो एमिशन होगा लाइट का वो किस टर्म में होगा, फोटोन की टर्म्स में होगा। थर्ड पॉइंट, इन वैक्यूम, वैक्यूम में बेटा यदि हम बात करें, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ फोटोन, जो फोटोन की स्पीड होती है इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ किससे, लाइट। इज इन वैक्यूम स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के बराबर होगी। यदि तुमने मीडियम
हेलो, सॉरी शायद आवाज़ चली गई होगी बच्चा पार्टी तुम्हारी, मतलब मेरी, सॉरी। ठीक है, सो यहाँ पे फोटोन ट्रेवल्स एज अ वेव बट एब्जॉर्ब एज अ पार्टिकल, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, 6 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो वो मैं अभी चेक कर लूंगा कि आवाज़ कितने में गई है बेसिकली। ठीक है, मुझे अभी पता लगा। नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है बेटा, सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये हमारी क्या हो गई है, खत्म हो गई है यहाँ पे। और कैसा मान लिया गया है, ऐसा मान लिया गया है कि जो लाइट होती है उसके अंदर वेव वेव नेचर तो पहले से ही प्रूव था। यहाँ पे क्या मान लिया गया, उसको पार्टिकल नेचर मान लिया गया। जब पार्टिकल नेचर माना तब उनके रिजल्ट कैसे आ रहे थे, एकदम सही आ रहे थे। बट स्टिल इनके पास अभी ऐसा कोई तथ्य नहीं था जहां से लोगों को ये एहसास दिला सकें कि इसके अंदर पार्टिकल नेचर होता है। क्लियर है सब लोगों को, अभी ऐसा तथ्य नहीं था। सो इन्होंने ये बोला बेसिकली कि जब तक मेरी थ्योरी मतलब चल रही है तो बस चलती रहे, जिस दिन किसी ने प्रूव कर दिया तो मेरी थ्योरी को डिसरिगार्ड कर देना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आया कैलकुलेट करने का, कि बेटा आज के बाद कभी भी तुमसे एनर्जी ऑफ फोटोन पूछेगा तो ये बराबर आएगा किसके, एच सी अपॉन लैम्डा के। और बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल यहाँ से बनना स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पे h क्या होगा मेरे पास 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस। एक मिनट रुकना है ना, मैं दूसरा ही इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, शायद इसमें बैटरी की प्रॉब्लम है। सो हमें क्या समझना है, ध्यान दो। यहाँ पे h की वैल्यू मैंने क्या की, h की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की, लैम्डा को मैंने एंगस्ट्रॉम में लिया है। किस में लिया है, एंगस्ट्रॉम में, राइट। इसीलिए डायरेक्ट तुम आज के बाद एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि EP इज इक्वल्स टू 12400। हालांकि ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती है, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती है, बट इससे हमारे आंसर जो होंगे 4 ऑप्शन में से आराम से लग जाएगा। ये लैम्डा ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम, इसका यूनिट है ईबी पर, इसका यूनिट आएगा मेरे पास ईबी में। किस में आएगा मेरे पास, ये ईबी में यूनिट रहेगा। मतलब आज के बाद तुम्हें किस में निकालना है, जूल में यदि एनर्जी निकालनी है तो इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ, तो ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट ईबी नहीं चाहिए तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लैम्डा जो होगा उसको किस में रख दो, एंगस्ट्रॉम में रख दो। क्लियर है सब लोगों को? चलो अब इनके ऊपर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द रेशो ऑफ एनर्जीज ऑफ इमर्जेंट रेडिएशंस ऑफ wavelength 100 एंगस्ट्रॉम एंड 300 एंगस्ट्रॉम। सो बेसिकली मेरे पास क्या है, दो वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये दोनों वेवलेंथ की वैल्यू, मान लो इसको मैंने लैम्डा 1, अच्छा नीचे लिख देते हैं ना, दो वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है। एक लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 कितना है, 100 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और लैम्डा 2 जो है वो कितना दे रखा है, 300 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। क्लियर है सबको? अरे समझे, लैम्डा 1 इज 100 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 इज 300 एंगस्ट्रॉम। अब उसमें पूछा है कि रेशो निकालना है किसका, एनर्जी का, तो बड़ा सिंपल है। अब मान लो इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, पहले वाले की, तो E इज इक्वल्स टू, या फिर सिंपल एक काम करें, इतना तो अपने पास दिमाग है कि E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा इसका, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा इसका, तो एच सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि E और लैम्डा में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं कि E1 अपॉन E2 जो आएगा ये बराबर आएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा
1 के। सो लैम्डा 2 कितना है 300, तो यहाँ पे मैंने 300 लिख दिया। और यहाँ पे कितना है 100, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 100 लिख दिया बेटा। जब इसको चेक करोगे तो आंसर आएगा आपका 3:1। क्लियर है सबको? चलिए उतारिए फटाफट से, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चले बेटा, ये लिखा रहने देता हूँ अभी, है ना, जिससे आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, calculate the frequency and the wavelength of radiation having energy 3 eV। कितना 3 eV, ठीक है 3 eV। सो अब हम लोग समझते हैं कि 3 eV मेरे पास एनर्जी है, तो भाई फ्रीक्वेंसी कितना होगा और वेवलेंथ कितना होगा। तो आंसर देखिए भाई, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यदि यहाँ पे मैंने 3 eV लिख दिया तो 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा इज इन एंगस्ट्रॉम। सो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 12400 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द आंसर। पहला हो गया खत्म, ठीक, ये हो गया लैम्डा की बात। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि लैम्डा के बाद में हमें साथ में और क्या निकालना है, वेवलेंथ। अच्छा सॉरी, वेवलेंथ तो हो गया, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। सो फ्रीक्वेंसी जो था ये किसके बराबर था बेटा, ये था सी बाय लैम्डा के बराबर। किसके बराबर था, सी बाय लैम्डा के बराबर, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा के बराबर है। तो यदि ये मीटर में लिया है 3 × 10⁸, ये क्या है मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ध्यान देना, सेकेंड यहाँ आ जाएगा। अब भैया हमको मीटर वाली चीज ये भी चाहिए लैम्डा, क्यों, क्योंकि यदि एंगस्ट्रॉम में लिया तो पेनफुल हो जाएगा, फिर ये एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब कोई एक तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, कैंसिल आउट हो जाए जिससे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो क्या है 1/सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स आना चाहिए, यहाँ पे लास्ट सेकेंड इनवर्स बचना चाहिए। तो ये मीटर मीटर क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर के अंदर। अब हमें ये पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो वैल्यू आ रही है विच इज 12400 डिवाइडेड बाय 3 इंटू करना पड़ेगा 1.6 इंटू सॉरी यहां पे करना पड़ेगा 10⁻⁻10। क्लियर है, क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻10। अब बेटा हमें पता है कि यहाँ पे ये जो 3 होगा मेरे पास, ये 3 बेसिकली कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 12400, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 18 कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। क्लियर है, सो बस इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, समझे। एक और क्वेश्चन ले लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स of a monochromatic light having 4 eV energy and 10 angstrom क्या वेवलेंथ, एंड 10 एंगस्ट्रॉम वॉट वेवलेंथ। मतलब तुम्हें वेवलेंथ भी दे रखा है और क्या दे रखा है, एनर्जी भी दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। तो अब यही फॉर्मूला है मेरे पास बेटा, इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूं ना, क्योंकि जगह नहीं है वहां पे। सो मैं क्या लिख सकता हूं भैया, E इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं, n इंटू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा किसमें एंगस्ट्रॉम में। अब एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना दे रखा है भाई 10 दे रखा है, तो नीचे कितना लिख दूंगा 10।
यहाँ पे ई कितना दे रखा है 4, तो 4 इज इक्वल्स टू n इंटू 12400 डिवाइडेड बाय 10, इधर जाएगा तो कितना हो गया मेरे पास है 40, सही है, या फिर इसे कैंसिल आउट कर दो। सो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 1240, 4 डिवाइडेड बाय 1240, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक फॉर्मूला लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। यहाँ पे यदि मैं लिखता क्या 4000 ई भी लिख देता, लो 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस जगह पे फिर वैल्यू कितना आ जाता, बोलो जल्दी से फटाफट, यहाँ पे 4000 आ जाता, यहाँ पे 4000 आ जाता, तो यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे भी 4000 आ जाता, तो इसको फिर ये आंसर ये हो जाता। क्लियर है सबको? सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, नंबर ऑफ फोटोन्स को निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आपका आएगा कि बल्ब देगा और बल्ब दे देगा कि 20 वॉट बल्ब है वो जल रहा है, तो भाई जब वॉट आ जाएगा तो बेसिकली वो पावर है, और वॉट जब आ जाएगा यहाँ पे तो आप समझ जाना कि वो क्या है, जूल पर सेकेंड, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो जितना वॉट होगा वही क्या हो जाएगा उसका, जूल हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? बाकी आप समझदार हो और ये क्वेश्चन कर सकते हो। सो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो होमवर्क में मैं दूं, बट वो ऐसे संभव नहीं है जब तक मैं क्वेश्चन बना के और उसको नीचे मतलब इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको कि कहाँ से आप उसको ले सकते हो। बट स्टिल आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से अपना मॉड्यूल लीजिए कोचिंग का, और जो मॉड्यूल है कोचिंग का उसके अंदर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए। यदि आपको डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स होंगे उनका जवाब दे सकूं, ठीक है। सो आज की क्लास को बच्चा पार्टी हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर में, किसके साथ, तो जो अगला चीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।